प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के बंसल अपन बीएससी पार्ट 1 में भाग 3 मीन्स पेपर 3 में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उत्प्रेरण के बारे में कि उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरण के क्या गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स। तो देखिए, उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। सबसे पहले हम बात करें धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो वास्तव में जो उत्प्रेरक होता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। बाकी सब तो विभिन्न या कहें कि विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो हम कहें कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। ओके, तो देखिए उदाहरण है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन होता है H2O और O2 में। अगर हम इस अभिक्रिया को कमरे के ताप पर करें तो सक्रिय ऊर्जा का मान है 76 किलो जूल प्रति मोल। ओके, और ये अभिक्रिया मंद गति से होती है। अगर इसी अभिक्रिया को आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे तो सक्रिय ऊर्जा का मान हो जाता है 57 किलो जूल प्रति मोल, अर्थात पहले की तुलना में कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आयोडाइड एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है और ये अभिक्रिया को कम सक्रिय ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? कम सक्रिय ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है। जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास है अभिक्रिया का पथ और वाई एक्सिस पर है ऊर्जा। तो जो उत्प्रेरित अभिक्रिया है उसका ग्राफ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की तुलना में नीचे है, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में ई एक्टिवेशन सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसी कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक अथवा संदमक, नेगेटिव कैटलिस्ट अथवा इनहिबिटर। क्या कहते हैं? इनहिबिटर, या इनको एक निरोधक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधक। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में कमी कर देते, पहले की तुलना में वेग कम हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक अथवा निरोधक। फॉर एग्जाम्पल H2O2 का वियोजन, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, H2O और O2 में होता है। उसमें हमारे पास आयोडाइड तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, लेकिन अगर ग्लिसरीन काम में ले लें, क्या ले लें? ग्लिसरीन, तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लिसरीन क्या काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसी प्रकार आप कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड, जो कि अपस्फोट रोधी होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ जाती है किससे? टेट्रा एथिलेट से। इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण होता है, उसमें सल्फर यौगिकों का प्रयोग करें तो अभिक्रिया या तो रुक जाएगी या अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ओके, तो बेंजल्डिहाइड के स्वतः ऑक्सीकरण में सल्फर के यौगिकों द्वारा अभिक्रिया रुक जाती है अथवा कम वेग से होती है। इसी प्रकार Na2SO3 सोडियम सल्फाइट, उसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण होता है Na2SO4 में, सोडियम सल्फेट। इस अभिक्रिया में अगर एथिल अल्कोहल का प्रयोग करें तो वह संदमक का कार्य करता है, अर्थात ऑक्सीकरण का वेग कम हो जाता है। क्लियर? तो ये सब उदाहरण किसके थे बच्चों? ये थे ऋणात्मक उत्प्रेरकों के। तीसरे प्रकार का उत्प्रेरक आता है स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या मतलब? अभिक्रिया हो रही है और उसमें उत्पाद जो बने उनमें से एक पदार्थ किसका कार्य करेगा? अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? स्वतः उत्प्रेरक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्व उत्प्रेरण। क्या कहलाएगी? स्व उत्प्रेरण। इसमें होता क्या है? अभिक्रिया शुरू में, प्रारंभ में धीमे वेग से होती है
और जो ही वो उत्पाद बनता है और स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे एथिल एसीटेट एस्टर का जल अपघटन, तो इसमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। तो यहाँ एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो एसिटिक अम्ल के बनते ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, इसी प्रकार ऑक्जेलिक एसिड और MnO4 पर मैंगनेट आयन के बीच क्रिया कराएं H+ मानी अम्लीय माध्यम में, H+ मानी अम्लीय माध्यम में, तो क्या बनता है? CO2 और H2O प्लस Mn+2 बनता है। क्या बनता है? Mn+2। इस अभिक्रिया में परमैंगनेट विलयन का रंग उड़ जाता है। इस अभिक्रिया में परमैंगनेट विलयन का रंग उड़ जाता है। तो यह अभिक्रिया प्रारंभ में धीमे गति से होती है। यह अभिक्रिया प्रारंभ में धीमी गति से होती है, लेकिन जो ही Mn+2 बनता है ये स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी एक स्व उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है। और अंतिम आता है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। प्रेरित, इंड्यूस्ड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूस करना, प्रेरित करना। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। क्या मतलब? एक अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया करवाएं तो दूसरी अभिक्रिया जो कि नहीं होती थी या बहुत धीमे वेग से होती थी उसका वेग बढ़ जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3, उसका आक्सीकरण होता है Na2SO4 में, सोडियम सल्फेट। लेकिन सोडियम आर्सेनाइट Na3ASO3 का आक्सीकरण नहीं होता। सोडियम आर्सेनाइट का आक्सीकरण नहीं होता। लेकिन अब क्या करें हम? दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कराएं। मीन्स Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइट, इनके मिश्रण में वायु प्रवाहित करें तो Na2SO3 तथा Na3ASO3 सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम आर्सेनाइट दोनों का आक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्रेरित उत्प्रेरक है। किसके लिए? Na3ASO3 के लिए। अर्थात यह Na3ASO3 के आक्सीकरण को प्रेरित करता है। Na3ASO3 के आक्सीकरण को प्रेरित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। तो ये क्लियर हो गया कि एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को क्या कर रही है बच्चों? प्रेरित कर रही है। धन्यवाद।